नितेश अपने बेटे से मिलने के लिए स्कूल पहुंचा तो उसने देखा नीता जय को लेकर जा रही थी। वह दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, इसे कहाँ ले जा रही हो? कोर्ट के आदेश के अनुसार आज महीने का अंतिम शुक्रवार है। आज मेरे बेटे से मिलने का दिन है। नीता बोली, अगले महीने मिल लेना। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ देर बाद मेरी ट्रेन है। वह अपने बेटे का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब तुम्हें पता था कि आज मेरे बेटे से मिलने की तारीख है, तब तुमने आज की टिकट क्यों करवाई? नीता अपने तलाकशुदा पति को धक्का देते हुए बोली, छोड़ो मेरे बेटे का हाथ, मुझे देर हो रही है, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। धक्का लगने से नितेश के हाथ से जय का हाथ छूट गया और वह गिर पड़ा। नीता बेटे को लेकर तुरंत बस में बैठ गई और बस चल पड़ी। नितेश बस के पीछे दौड़ा, मगर बस तेजी से चलती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। आनन फानन में नितेश ने ऑटो किया और नीता के पीछे चल दिया। वह अपने बेटे से मिलने के लिए ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी लेकर आया था। उसने सोचा था कि आज बेटे को बोर्डिंग स्कूल से लाकर उसके साथ कुछ घंटे बिताएगा, लेकिन नीता ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और बेटे को लेकर चल दी। दोनों के तलाक को 2 साल हो गया था। 6 साल के बेटे जय की कस्टडी नीता को मिल गई थी, मगर जय की पढ़ाई का पूरा खर्चा नितेश उठा रहा था। पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा खर्चा लगे, इसके लिए नीता ने जय को महंगे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बोर्डिंग स्कूल में डालने का नितेश ने बहुत विरोध किया, मगर उसकी एक न चल पाई। नीता तलाक के बाद भी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आज तो उसने हद कर दी थी। लंबे इंतजार के बाद वह अपने बेटे से मिलने आया था, मगर उसे मिलने नहीं दिया गया। वह बेटे के लिए उसका मनपसंद गाजर का हलवा बनाकर लाया था। चॉकलेट और कपड़े भी लाया था। 1 महीने से बेटे को देखने का इंतजार कर रहा था। अब बेटे से ना मिल पाने का दर्द उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वह ऑटो से उसका पीछा करते हुए सोच रहा था, मैं कोर्ट में अपनी याचिका दायर करूंगा। नीता बेटे से मिलने नहीं देती। मुझे कस्टडी मिलती तो मेरे बेटे को उसके दादा दादी का प्यार मिलता और मेरे घर में हंसी खुशी से रहता। उस खड़ूस औरत ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। मेरे बेटे पर जरा भी दया नहीं आई। कैसी माँ है जो एक छोटे से बच्चे को अपने से दूर बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो देखा नीता बेटे का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ रही थी। वह भी उनके पीछे ट्रेन में चढ़ गया। जनरल डिब्बा था, डिब्बे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। वह अपने बेटे जय के पास जाकर बैठ गया। जब नीता ने उसको देखा तो बड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम यहाँ भी मेरे पीछे आ गए? नितेश बोला, तुम्हारे पीछे कौन आया है? मैं तो यहाँ अपने बेटे के लिए आया हूँ। कहते हुए उसने जय को अपने गोद में बैठा लिया। जय पापा पापा कहते हुए उसके गले लग गया। बेटे के सर पर हाथ फेरते समय नितेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बेटे को गाजर का हलवा खिलाने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। नीता सोच रही थी क्या वो ट्रेन से नीचे उतर जाएगा, मगर नितेश तो बेटे से बात करने में बिजी था। फिर धीरे धीरे चलती ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। नीता से रहा नहीं गया और बोली, पूरे रास्ते मेरा खून पीने का इरादा है क्या? उतरे क्यों नहीं? नितेश बोला, 4 घंटे बेटे के साथ सफर में बिताऊंगा। नीता का सुबह से सिर दुख रहा था। वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। गुस्से में बोली, मैं नहीं चाहती तुम्हारा मनहूस चेहरा पूरे रास्ता देखना पड़े। अगले स्टेशन पर उतर जाना। अगले स्टेशन के बाद मैं तुम्हें जय को छूने भी नहीं दूंगी। नितेश कुछ बोला नहीं, बस शिकायत भरी नजरों से उसको देखता रहा। जब दोनों की नजरें मिली तब नीता ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। नितेश ने महसूस किया कि वह 2 सालों में बहुत ज्यादा बदल गई है। अब पहले जैसी चमक चेहरे पर नहीं रही, बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी।
दोनों ने 8 साल एक साथ गुजारे थे। सोचने लगा कितने हसीन दिन थे वो, और कितना प्यार करती थी मुझसे। थोड़ा सा लेट हो जाता तब कितना चिंता करती थी, और आज पास बैठा हूँ तब भी इसकी आंखों में चुभ रहा हूँ। उधर नीता का सर दर्द बहुत तेज कर रहा था। 2 बार पेन किलर टेबलेट ले चुकी थी, मगर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से नितेश ने उसका मूड और भी ज्यादा खराब कर दिया था। बेटे से ना मिलने की उसे सजा देना चाहती थी, मगर वह तो उसके पीछे चला आया था, जो उसके सर दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। तलाक के समय नीता ने जीवन यापन के रूप में एक भी पैसा नहीं लिया था। अब वह खुद कमा रही थी। तलाक होते ही उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। नितेश जो भी पैसे दे रहा था बेटे की पढ़ाई के लिए दे रहा था। नीता उसे दिखाना चाहती थी कि वह खुद भी काम करके अपना पेट पाल सकती है। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वह बहुत ज्यादा जिद्दी थी। सर दर्द कम नहीं हुआ तो नीता अपने सर को चुन्नी से कसकर बांध दिया। नितेश ने गौर से उसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि यह सर पर चुन्नी लपेट रही है, जरूर इसका सिर दर्द कर रहा होगा। मैं जानता हूँ इसका दर्द दवा से ठीक नहीं होगा। हमेशा से मेरे हाथों की मालिश करवाने की लत लगी हुई है। जब दर्द बढ़ता होगा तब इसे मेरी याद तो जरूर आती होगी। उधर नीता भी यही सोच रही थी कि यह शख्स कभी उसके सिर दर्द की दवा था। आज खुद उसका सिर दर्द बन चुका है, क्योंकि आज वही उसकी टेंशन का कारण था। थोड़ी सी टेंशन होते ही नीता का सिर दर्द करने लगता था और माथे को पकड़कर ट्रेन की खिड़कियों को कंधा लगे टुकुर टुकुर नितेश को देख रही थी। अचानक नितेश ने बेटे को दूसरी तरफ बैठाया और खुद नीता के करीब बैठ गया। उसे करीब बैठते देखकर नीता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या बेहूदगी है। नितेश बोला, एक बात कहूं? वह गुस्से में उसे देखते हुए बोली, क्या है? वह डरते डरते बोला, अपना सर इधर करो, थोड़ा दबा दो। नीता ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर बोली, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें पता नहीं क्या, अब तुम मेरे पति नहीं हो और मैं गैर मर्द का अपना शरीर छूने नहीं देती। और उसके सिर की तरफ देखते हुए उदास होकर बोला, कुछ पलों के लिए दोस्ती समझ लो मुझे, तुम्हारा दर्द देखा नहीं जा रहा। नितेश को इग्नोर करते हुए नीता ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर चुपचाप खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। नितेश अपने बेटे से बोला, जय बेटा, अपनी मम्मी से कहो ना मुझसे अपने सिर की मालिश करवा ले, मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। जय बोला, करवा लो ना मम्मी, मेरे पापा के हाथ में जादू है, छूते ही तुम्हारा सर दर्द गायब हो जाएगा। नीता असहज महसूस करते हुए गुस्से में बोली, बेटा तेरा पापा है, मगर मेरे लिए अनजान मर्द है। इसे बोलो मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ जो अनजान पुरुषों से अपने शरीर की नुमाइश करवाऊं। नीता के कड़वे शब्द सुनकर नितेश को झटका सा लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद जो रिश्ता बनता है उसे कोर्ट के चंद कागज के टुकड़े नहीं तोड़ सकते। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, 7 जन्म ना सही, इस जन्म में तो तुम ही मेरी पत्नी कहलाओगी। वह उसकी आंखों में झांकते हुए तीखे स्वर में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आऊंगी? नितेश नजर झुकाकर बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मैं यह वादा करता हूँ इस जन्म में मैं तुम्हारा ही रहूंगा, किसी पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। नितेश के यह शब्द सुनकर नीता के दिल में खलबली सी मच गई, मगर उसने आंखों से जाहिर नहीं होने दिया। शब्दों के तंज कसते हुए बोली, अपने डॉलर अपने जेब में रखो। जब पास थी तब तो मेरी तुम्हें जरा भी कदर नहीं हुई। उस समय तो तुम्हें माँ बाप और भाई भाभी ज्यादा अच्छे लगते थे। वह उदास होकर बोला, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या मैं सचमुच गलत था? क्या एक पुरुष का अपने परिवार के प्रति कोई दायित्व नहीं होते?
नीता बोली, यह नैतिकता और दायित्वों की बातें मुझे मत समझो, मुझसे मत करो। एक औरत को अपना मर्द पूरा का पूरा चाहिए। टुकड़ों में बटा हुआ मर्द उसे पसंद नहीं आता। वह एक वकील की तरह अपनी दलीलें उसके सामने रखते हुए बोला, कोई टुकड़ों में तब बटता जब दूसरी औरत के पास जाने लगता। परिवार के सदस्यों के लिए सोचने वाला मर्द बटा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ कहलाता है। नीता खड़ी होकर जैक से दूसरी तरफ बैठ गई और फिर से दोनों के बीच बेटा आ गया। दूरी बनाने के बाद वह बोली, तुम्हारी इन्हीं दलीलों के कारण मुझे तुमसे चिढ़ होती थी। तुम मेरे कभी नहीं हो सकते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नितेश दबी दबी आवाज में बोला, एक बात पूछूं? वह परे देखते हुए बोली, क्या? नितेश बोला, मुझसे दूर होकर तुम खुश हो? क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूँ? क्या अकेले में तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती? क्या मुझ में सिर्फ कमियां ही हैं? मेरी थोड़ी बहुत अच्छाइयां भी तुम्हें याद नहीं आती क्या? वह अनमनी से होकर पहलू बदलने लगी थी। फिर काफी देर बाद बोली, मैं अब वापस लौटकर तुम्हारे शहर में नहीं आऊंगी। अब अपने मायके में ही किराए का मकान लूंगी और वही नौकरी करूंगी और जय को भी वहीं पढ़ाऊंगी। यह सुनकर नितेश का दिल और भी ज्यादा दुखी हो गया। वह सोच रहा था कि इस औरत को सजा देने के अलावा कुछ भी नहीं आता और मेरे बेटे को मेरे से हमेशा के लिए दूर करना चाहती है। नितेश का मन दुखी हो गया। वह खिन्न मन से उठा और सामने वाली सीट पर बैठता हुआ बोला, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा और तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। पापा को उदास देखकर जय भी मम्मी के पास से खड़ा होकर नितेश के पास बैठ गया। जिस सीट पर नितेश बैठा उस पर पहले से ही एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। वह दोनों की बातें सुन रही थी। शुरू में तो नितेश और उस लड़की के बीच में गैप था, मगर जब जय भी पापा के पास बैठ गया तब दोनों के बीच गैप खत्म हो गया था। अब वह सुंदर सी लड़की नितेश को टच होकर बैठी थी। अब दोनों के कंधे और पैर आपस में टकरा रहे थे। चुपचाप बैठी नीता की नजर बार बार उन दोनों के टकराव बिंदुओं पर जा रही थी। नीता सर दर्द के कारण पहले से ही परेशान थी और नितेश का उस लड़की का टच होना उसे और परेशान कर रहा था। नीता सोच रही थी कि यह लड़की कितनी बुरी है, जानबूझकर मेरे पति के पास बैठी है, कैसी बेगैरत औरत है। नितेश इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है और यह उसमें घुसी जा रही है। नीता ने गौर से सामने बैठे पति की तरफ देखा। वह आज भी हैंडसम दिखता था। लंबा हाइट, चौड़े कंधे, चौड़ी छाती, भरा पूरा शरीर, आज भी उसमें लड़कियों को रिझाने वाली कशिश बाकी थी। नीता से यह सब देखा नहीं जा रहा था। नितेश जय के लिए लाए खिलौने और गाजर का हलवा उसे दिखा रहा था। नीता इससे और जलन में जल रही थी। अब नीता से यह सब देखा नहीं जा रहा था और सर से चुन्नी निकालते हुए बोली, जय अपने पापा को बोलो यहाँ आकर बैठे। नितेश उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था और जैसे कह रहा हो किस शक से वहां आकर बैठो, अब तो हम पति पत्नी भी नहीं हैं। नीता की नजर देख नितेश समझ गया कि यह पहली जैसी है। किसी और औरत को गलती से भी देख लूं तो मेरी खैर नहीं रहती। तब भी वह ऐसे ही घूरा करती थी। वह लड़की नितेश से सटकर बैठी मोबाइल देख रही थी, मगर उसके कान पति पत्नी की बातों को सुन रहे थे। इसलिए जब नीता ने नितेश को उसके पास आकर बैठने को बोला तो वह मुस्कुरा दी। नितेश जय को लेकर नीता के पास बैठ गया। वह नीता के एकदम पास बैठा, इतना पास बैठा कि उसके सेंट की महक नीता के होश उड़ा रहे थे। जानी पहचानी खुशबू पाकर नीता सोचने लगी कि यह वही सेंट लगाता है जो मुझे पसंद है। दूर रहकर भी यह मेरी पसंद को नहीं छोड़ पाया। नितेश दुखी मन से बोला, तुम जय को अपने मायके में पढ़ाओगी तो मैं उससे कैसे मिल पाऊंगा?
नीता बोली, 4 घंटे का सफर है, ट्रेन पकड़कर चले आना। वह बुझे मन से बोला, तुम यही चाहती हो ना, मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर चला जाऊं? नीता चुप रही, कुछ नहीं बोली। नितेश फिर बोला, मम्मी पापा मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। इतना सुनते ही वह उखड़ गई, बोली, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? जाकर कर लो दूसरी शादी। मैंने तो तुम्हें 2 साल पहले ही आजाद कर दिया था, अब मुझसे पूछकर शादी करोगे क्या? नीता के कटु शब्द सुनकर नितेश कुछ नहीं बोला। नितेश को शांत देखकर नीता बोली, पहले तो बोल रहे थे कि हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, इस जन्म में किसी पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं, अब क्या हुआ? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, औरत के बिना रह ही नहीं सकते हैं। नितेश सफाई देते हुए बोला, मैंने कब बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ? मम्मी पापा जो चाहते हैं वही बता रहा हूँ। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे घर वाले, मुझे इससे क्या मतलब? कहते हुए बाहर की ओर देखने लगी और अपने सिर को हाथों से पकड़ कर दबाने लगी। नितेश बोला, ज्यादा दुख रहा है क्या? ना थोड़ा सा दबा देता हूँ, आखिरी बार ही सही, एक बार तो छू लूं। कहते हुए नितेश की आंखें भर आई। नीता चुप रही। अचानक ट्रेन धीरे होने लगी थी। नितेश बोला, शायद कोई स्टेशन आया है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। कहते हुए वह बेटे को प्यार करते हुए बोला, मैं जाता हूँ बेटा, अगले महीने फिर तुमसे मिलने आऊंगा। तुम अच्छे से रहना, अपनी मम्मी का ख्याल रखना और उनको ज्यादा परेशान मत करना। ट्रेन रुक गई। नीता की तरफ भरी आंखों से देखते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, जब भी लगे कि अब अकेले नहीं रहा जाता मुझे एक फोन कर देना, मैं बिना कोई सवाल करे तलाक को भूलकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर वह जाने लगा। वह जा ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और वह बिना मुड़े ही बोला, अब जाने दे बेटा, छोटा स्टेशन है, गाड़ी चल पड़ेगी। अचानक उसके कानों में नीता की आवाज गूंजी, मैं भी साथ चल रही हूँ, मेरा बैग उठा लो। नितेश ने अचानक से मुड़कर देखा, उसका हाथ बेटे ने नहीं नीता ने पकड़ रखा था। उसने यह भी देखा कि नीता की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। वह खुशी से चिल्लाया, तुम सचमुच चल रही हो? वह रोते हुए बोली, हाँ मैं भी चल रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी जिद के कारण तलाक हुआ, मगर तुमसे दूर रहकर 1 साल में ही थक गई हूँ, अब और अकेले मुझसे नहीं चला जाता। नितेश तो जैसे पागलों की तरह खुश हो रहा था और नीता की तरफ देखे जा रहा था। नीता बोली, क्या देख रहे हो, गाड़ी चल पड़ेगी, जल्दी बैग उठाओ, नीचे उतरो। उसने जल्दी से बैग उठाया और बेटे का हाथ पकड़कर ट्रेन से नीचे उतर गया और दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस जा रहे थे। नीता ने सिर पर बंधी चुन्नी खोल दी। अब उसका सर नितेश की गोद में था और वह धीरे धीरे उसके सिर में मालिश कर रहा था। नीता का दर्द एकदम गायब हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे उलझने एकदम से गायब हो गई हो और वह फिर से सुरक्षित हाथों में लौट आई हो। नितेश सर दबाते हुए बोला, एक बात पूछूं? वह आंखें बंद किए हुए बोली, क्या? वह बोला, कई बार मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, तुम बोलती कुछ हो और करती कुछ हो। वो आंखें बंद किए ही बोली, जब समझ में ना आओ तब डांट मारकर ढंग से पूछ लिया करो। वह बोला, मुझे गुस्सा करना नहीं आता। नीता बोली, ज्यादा सीधे हो तभी हमारा तलाक हो गया। वह बोला, अब घर चल रही हो, अगर मेरी माँ से तुम्हारी अभी भी नहीं बनी तब क्या करोगी? वह बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, 2 साल तुमसे दूर रहे, मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझूं। फिर भी अगर मैं कल को झगड़ा करूं तो खींच कर मुझे एक थप्पड़ लगा देना। वह मासूमियत से बोला, थप्पड़ खाकर जब रोगी तब? अब भरी आंखों से बोली, जब रोऊंगा तब कसकर सीने से लगा लेना, मैं सारे दर्द सारे गिले शिकवे भूल जाऊंगी। नितेश यह सुनकर नीता को कसकर गले लगा लिया
और उसके माथे को चूम लिया। पटरी पर ट्रेन अपनी रफ्तार से गंतव्य की ओर चल पड़ी। साथ ही नीता और नितेश भी अपने आशियाने में लौट पड़े।